हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हमने क्लास 10th इतिहास के पहले चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय इस चैप्टर को हमने पूरी तरीके से इस वीडियो में कवर किया है। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो इसमें छूटा है। अगर आप इस वीडियो में बताए गए सारे टॉपिक्स को तैयार करते हैं तो एग्जाम में आपको इससे बाहर क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे महत्वपूर्ण घटनाएं एवं तथ्य। पहली जो महत्वपूर्ण घटना है वो ये है कि 18वीं सदी में कई देश जैसे जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड आज उस रूप में नहीं थे जैसा कि आज हम इन्हें देखते हैं। ये छोटे छोटे राज्यों में विभक्त थे जिनका नाम एक स्वतंत्र शासक था, जिनको एक स्वतंत्र शासक चलाता था। दूसरा जो घटना है वो है फ्रांसीसी क्रांति 1789। इसका रिलेशन क्या है यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय से, इस बात को समझना है इस टॉपिक में। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति थी, यानी कि फ्रांसीसी क्रांति ने पूरी दुनिया के लिए राष्ट्रवाद का दरवाजा खोल दिया। इसने फ्रांस में राजतंत्र समाप्त करके प्रभुसत्ता फ्रांसीसी नागरिकों के हाथों में सौंप दी। इस क्रांति से पहले फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का शासन था। सबको मालूम है कि लुई सलामा जब 1774 में राजा बना तो बहुत ही निरंकुश राजा था वो, और उस समय फ्रांस कर्ज में भी डूबा हुआ था। तो चलिए अगला टॉपिक देखते हैं कि क्या है। अगली जो महत्वपूर्ण घटना है वो है 1804 की नेपोलियन संहिता। इसे 1804 में लागू किया गया था नेपोलियन के द्वारा। इसने जन्म पर आधारित विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया। इसने न केवल न्याय के समक्ष समानता स्थापित की बल्कि संपत्ति के आधार को भी सुरक्षित किया। यहाँ पर जन्म पर आधारित विशेष अधिकार का मतलब है कि जन्म से अगर कोई पादरी है तो वो पादरी वर्ग में ही रहेगा, या फिर वो कर वसूलेगा तृतीय स्टेट से, जो टाइद नाम का कर था जो कि तीसरे वर्ग के लोगों से वसूला जाता था। चौथी महत्वपूर्ण घटना है क्रांतिकारी फ्रांस उदारवादी प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग था। वहां वोट देने और चुने जाने का अधिकार केवल उन्हीं पुरुषों का था जिनके पास संपत्ति थी। संपत्ति विहीन पुरुषों और सभी औरतों को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया। केवल थोड़े ही समय के लिए जैकोबिन शासक के समय सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्राप्त था, लेकिन जब नेपोलियन की संहिता आई तो ये मताधिकार वापस लाई गई और महिलाओं को अवयस्क दर्जा देते हुए उन्हें पिताओं और पतियों के अधीन कर दिया गया, यानी वो पिता और पति के अधीन वोटिंग कर सकते हैं। अगली जो घटना है वो है वियना कांग्रेस पार्टी। 1815 ईस्वी में ब्रिटेन, पर्सा, रूस और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियों ने मिल करके नेपोलियन को हरा दिया था, और इन देशों के प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में इकट्ठा हुए थे, जिसकी अध्यक्षता ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिख ने करी थी। तो ये भी एक महत्वपूर्ण घटना है यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय की। अगली जो घटना है वो ये है कि वर्साय में हुए एक समारोह में प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जनवरी 1871 में जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया गया था। अगला पॉइंट है 1861 में एमेनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया। और नेक्स्ट पॉइंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका क्या रही। राष्ट्रवादी आंदोलन में सभी राज्यों जैसे फ्रांस, इटली की औरतों ने सक्रिय योगदान दिया था। महिलाओं ने अपनी समाचार पत्र शुरू किए, अनेक स्वतंत्र राजनीतिक संगठन बनाए और प्रदर्शनों में भी भाग लिया। इतना होने पर उन्हें असेंबली के चुनाव में मतदान का अधिकार भी प्राप्त नहीं था। इन सब चीज़ों के बावजूद भी महिलाएं जो है असेंबली के चुनाव में मतदान नहीं कर सकती थी। अब हम देखेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली जो कि एग्जाम में पूछे गई है कई बार, और लगभग हर बार ही पूछी जाती है। महत्वपूर्ण शब्दावली का मतलब यह है कि जैसे कुलीन वर्ग है, तो कुलीन वर्ग का मतलब क्या होता है। कुलीन वर्ग ये जमीन के मालिक व यूरोपीय महाद्वीप का सबसे शक्तिशाली वर्ग था। दूसरा जो महत्वपूर्ण शब्द है वो है निरंकुशवाद। निरंकुशवाद सरकार या फिर निरंकुशवाद शासन व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, ऐसा प्रश्न देखने को मिलता है पेपर में। यह एक ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था होती है जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता और किसी प्रकार का जनता का कोई अंकुश नहीं होता है। तीसरा और काफ़ी इम्पोर्टेंट शब्दावली है वो है उदारवाद। ये हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप इसे जरूर तैयार करेंगे। यानी लिबरलिज्म, यानी लातिनी भाषा के मूल शब्द लाइबर पर आधारित है, जिसका मतलब होता है स्वतंत्रता। लाइबर्टी, उदारवाद को बोलते हैं लाइबर्टी। नए मध्यम वर्ग के लिए उदारवाद का अभिप्राय था
व्यक्ति के लिए आज़ादी व कानून के समक्ष समानता मिलनी चाहिए। तो उदारवाद काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण शब्द है वो है जनमत। जनमत संग्रह एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके द्वारा एक क्षेत्र की सारी जनता से किसी प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए या फिर अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है, उस चीज को जनमत संग्रह कहा जाता है। अगला जो शब्द है वो है रूढ़िवाद। ये एक ऐसा राजनीतिक दार्शनिक परंपरा है जो संस्थानों, पौराणिक परंपराओं और रिवाजों पर बल देता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है यूटोपिया। यूटोपिया का मतलब होता है कल्पनादर्श, एक ऐसे समाज की कल्पना करना जो कि आदर्श है या उसका साकार होना लगभग असंभव है। तो कल्पनादर्श राज्य, यूटोपिया का मतलब होता है कल्पनादर्श राज्य। अगला शब्द है रूमानीवाद। ये एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन है जो एक खास तरह की राष्ट्रीय भावना की विकास करना चाहता था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है नारीवाद। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। स्त्री पुरुष को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता की सोच के आधार पर महिलाओं के अधिकारों और हितों का बोध नारीवाद कहलाता है। नेक्स्ट है जूंकर्स। प्रसा की एक सामाजिक श्रेणी का नाम है जिसमें बड़े बड़े जमींदार लोग शामिल होते थे, उन्हें जूंकर्स कहा जाता था। अगला शब्द है जाल्वे राइन। ये जर्मन शुल्क संघ था जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल थे और ये 1834 में प्रसा की पहल पर स्थापित हुआ था। इसमें विभिन्न राज्यों के बीच शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया गया और मुद्राओं की संख्या को कर दी गई जो पहले 20 से अधिक रह गई थी। यह संघ जर्मनी के आर्थिक एकीकरण का प्रतीक था। तो ये थी महत्वपूर्ण शब्दावली यूरोप में राष्ट्रवाद शब्द की। अब हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो उनमें से पहला है जोसेफ मैस्सिनी, या जिसे ज्यूसेppe मैस्सिनी भी कहा जाता है। यह इटली का एक महान क्रांतिकारी था जिसने यंग इटली नामक आंदोलन चलाया था और इसी के फलस्वरूप इटली में एकीकरण की भावना को बल मिला था। और ये राजतंत्र के घोर विरोधी थे, यानी राजा के तंत्र की विरोध करते थे। अगला और इम्पॉर्टेंट वर्ड है, हर बार ये एग्जाम में पूछा जाता है, गैरीबाल्डी। ये इटली का महान क्रांतिकारी था जो मैस्सिनी का सहयोगी व समकालीन था। इसने लाल कुर्ती नामक एक सेना तैयार की जिसकी सहायता से उसने ऑस्ट्रिया को हराया और इसने इटली की स्वतंत्रता के लिए कई आंदोलन भी चलाए। तो ये आप जरूर तैयार करेंगे। अगला है काबूर। काबूर को इटली का बिस्मार्क माना जाता है। बिस्मार्क भी एक इम्पॉर्टेंट पर्सन है जिसे आप पढ़ेंगे प्रसा के तहत। प्रसा का राजकुमार था और वह इटली के सार्डिनिया राज्य का प्रधानमंत्री था। उसने सर्वप्रथम अपने राज्य को इटली में मिलाने का कार्य किया था। अगला जो इम्पॉर्टेंट व्यक्ति है यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का वो है बिस्मार्क। हर बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। जर्मनी के इतिहास में अद्वितीय स्थान प्राप्त है इसे। इसने जर्मनी के एकीकरण के लिए रक्त तथा लौह की नीति अपनाई। उसके प्रयासों से ही जर्मनी का एकीकरण संभव हो पाया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं यूरोप में राष्ट्रवाद पाठ के जो लगभग हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब कुछ ऐसी पार्टियां थी, कुछ ऐसे राज्य शासन थे जिनके प्रतीक होते थे और उनका महत्व क्या होता था या फिर उनका मतलब क्या होता था, इसको भी हम जान लेते हैं, यानी कि प्रतीकों का अर्थ क्या होता था। तो पहला जो प्रतीक है वो है टूटी हुई बेड़ियां। टूटी हुई बेड़ियों का मतलब होता था आज़ादी मिलना। दूसरा एक बहुत प्रचलित प्रतीक था वो था बाज छाप वाला कवच और ये जर्मन समुदाय की प्रतीक शक्ति थी। अगला था बलूत पत्तियों पर मुकुट बना होना, ये वीरता का प्रतीक होता था। और नेक्स्ट है तलवार। मुकाबले की तैयारी के लिए तलवार प्रतीक का उपयोग किया जाता था और तलवार पर लिपटी जैतून की जो डाली यानी जैतून की जो पत्ती होती थी वो शांति की प्रतीक होती थी, शांति की चाह होती थी। अगला प्रतीक है काला, लाल और सुनहरा तिरंगा। यह 1848 में उदारवादी राष्ट्रीयों का झंडा जिसने जर्मन राज्यों के ड्यूक्स ने प्रबंधित कर दिया था। और उगते सूर्य की किरणें जो थी वो इस बात का प्रतीक थी कि नए युग का सूत्रपात होने वाला है। तो ये पूरे पाठ को हमने कवर किया है इस वीडियो में। अगर आप चाहते हैं कि इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को भी डिस्कस करे जाएं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिए। उस वीडियो में हम 1 अंक वाले प्रश्न, 2 से 3 अंक वाले प्रश्न और 5 अंकों वाले प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो हर बार एग्जाम में पूछे गए हैं।
और अगर आप चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो ये चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि इसी तरीके की वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।